नोएडा का एक पॉश इलाका है, एक पॉश एरिया जिसका नाम है सेक्टर 108 108। इसी पॉश इलाके से एक ड्रेन, एक नाला गुजरता है और इस नाले में 6 नवंबर को लोगों की नज़र एक बड़ी विभत्स दृश्य पर पड़ती है। विभत्स दृश्य क्या है? नाले में एक महिला की लाश पड़ी हुई है और ये लाश बिल्कुल बगैर कपड़ों के है, नग्न लाश है। लेकिन इससे भी ज़्यादा विचलित करने वाली जो बात है वो ये है कि इस लाश का सिर गायब है, हाथ और पांव के पंजे भी गायब हैं। यानी जिसने भी इस महिला की हत्या की है वो बर्बरता की सारी हदों से आगे निकल गया है। हत्या करने के बाद उसने न सिर्फ महिला का सिर काट कर गायब कर दिया, कहीं और दूर फेंका, बल्कि हाथ और पांव के पंजे भी काट दिए। ऐसा उसने क्यों किया होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। और जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ी तो फिर वो तुरंत नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ये जो सेक्टर 8 का इलाका है, ये एरिया सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की हद में आता है। यानी जो पुलिस स्टेशन का एरिया है वो पड़ता है पुलिस स्टेशन सेक्टर 39 फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर नाला में जो लाश पड़ी है उसे पुलिस देखती है, आसपास के इलाके की बहुत अच्छे से स्कैनिंग करती है और इस टोर्सो को यानी धड़ को पुलिस रिकवर करती है। एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं है इस धड़ पर, लेकिन धड़ को देखकर साफ है कि ये किसी महिला का शरीर है जिसकी बहुत ही भयानक तरीके से हत्या की गई है। पुलिस इस धड़ को ही फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इसी के साथ इस महिला की पहचान पता करने की कोशिश शुरू करती है। मौके से पुलिस को और तो कोई चीज़ नहीं मिलता, लेकिन एक बिछुआ ज़रूर मिलता है। बिछुआ एक ऑर्नामेंट है जिसे पाँव में पहना जाता है और ये बिछुआ पुलिस वहाँ से रिकवर करती है और पुलिस को ये शक होता है कि शायद ये बिछुआ इसी महिला का है, क्योंकि वो लाश के पास ही, नाले के पास वो पड़ा हुआ मिलता है। तो ऐसे में पुलिस अब इस मरने वाली महिला की पहचान पता करने की कोशिश करती है और इसकी पहचान पता करने का पुलिस के पास सिवाय उस बिछुआ के और कोई भी जरिया, कोई भी तरीका नहीं है। इस बीच पुलिस ये तय करती है कि वो आसपास का जो पूरा एरिया है उसमें जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग करेगी और ये देखने समझने की कोशिश करेगी कि पिछले 24 घंटे में इस जगह से जो भी गाड़ियाँ गुजरी उनमें से किसी गाड़ी की कोई मूवमेंट संदिग्ध रही या नहीं, और ख़ासकर इस नाले के आसपास कोई गाड़ी रुकी या नहीं, पुलिस ये चेक करेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एग्जैक्टली नाले में जिस जगह पर ये बॉडी पड़ी हुई थी उस जगह को कवर करने वाली या उस जगह को फोकस करती हुई कोई भी सीसीटीवी कैमरा वहाँ मौके पर नहीं था। तो यहाँ पहला हर्डल तो पुलिस के सामने यही था कि सीन ऑफ क्राइम के ऊपर एग्जैक्टली कोई कैमरा नहीं था। तो पुलिस ये देख नहीं सकती थी कि वो बॉडी किसने फेंकी, कौन सी गाड़ी से फेंकी गई या कौन सी बाइक पर आकर लोग उसको फेंक कर गए। ये पुलिस के लिए पता करना बहुत मुश्किल था। इसी के अलावा पुलिस जो आसपास के एरिया को स्कैन कर रही थी, पता कर रही थी, वहाँ पर भी पुलिस को कुछ एक कैमरे ऐसे मिले ज़रूर जो उस नाले की तरफ थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि बीच में पेड़ थे और पेड़ों की वजह से एग्जैक्टली उस लोकेशन को ये सीसीटीवी कैमरे कैप्चर नहीं कर रहे थे। तो पुलिस ने तय किया कि चलो जिन सीसीटीवी कैमरों से व्यूज़ क्लियर नहीं हैं वो तो अपनी जगह पर है, उसको तो फिलहाल छोड़ते हैं, लेकिन बाकी जो कैमरे आसपास के एरियाज़ में हैं उन कैमरों के फुटेज को बढ़िया से बारीकी से देखते हैं। ये काम बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा इसलिए था कि कम से कम 5000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस को स्कैन करनी थी, देखनी थी। और इतने सारे कैमरों की फुटेज स्कैनिंग करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पुलिस टीम की दरकार होती। तो जो नोएडा पुलिस की टीम है, स्पेशली सेक्टर 39 पुलिस की टीम, उसके साथ कुछ और भी एडिशनल टीमों को लगाया गया और एक साथ कई टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग का काम शुरू किया। तकरीबन 1100 गाड़ियां पुलिस ने चेक की, उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया, देखा। इन गाड़ियों में कुछ बसें, कुछ ट्रक, कुछ कार, ये सारी गाड़ियां थी और इन गाड़ियों को देखकर पुलिस बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इनमें से किसी भी गाड़ी का, किसी भी व्हीकल का मूवमेंट सस्पिशियस है या नहीं, संदेहजनक है या नहीं। अब सवाल यह है कि आप कहेंगे कोई गाड़ी की मूवमेंट संदेहजनक कैसे हो सकती है, कैसे पता चलता है कि वो संदेहजनक है? तो इसका जवाब ये है कि कई बार इस तरह की हरकतों में, डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में या किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने के वक्त में जो क्रिमिनल है वो अपना दिमाग दौड़ाता है और दिमाग दौड़ाकर कई बार वो करता क्या है कि कई बार वो गाड़ियों की हेडलाइट ऑफ कर देता है, फिर कुछ दूरी पर जाकर हेडलाइट को ऑन कर लेता है ताकि वहाँ से वो आगे निकल जाए। इसी तरह से कई बार ये देखा गया है कि कुछ गाड़ियाँ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कई बार राउंड करती हैं। एक बार आया, डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ किया, दूसरी बार घूम कर देखा, तीसरी बार ये सेंस करने के लिए आया कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। तो एक से ज़्यादा बार जिस गाड़ी की मूवमेंट उस एरिया में दिख रही थी
और ख़ासकर जिन गाड़ियों ने अपने हेडलाइट्स ऑफ कर लिए थे फिर बाद में ऑन किया था, या कुछ ऐसी गाड़ी जो देर तक उस एरिया में खड़ी रही, इस तरह के कुछ गाड़ियों को पुलिस ने शॉर्टलिस्ट किया जिनकी गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लग रही थी। और आपको बताऊं, ऐसे तकरीबन 44 गाड़ियां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नोटिस किए जो उस एरिया में जिनकी मूवमेंट पुलिस को सस्पेक्टेड लगी। और इन 44 गाड़ियों को अब पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया, उनके नंबरों का पता किया। उन नंबरों का पता करने के बाद उनकी मेक पता की। मेक तो खैर सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा था, लेकिन हर तस्वीर इतनी क्लियर नहीं थी। तो मेक पता किया, नंबर पता किया, ओनरशिप पता की, ये पता किया कि ये लोग अभी कहाँ पर हैं। और ज़्यादातर लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की, कुछ को बुलाया थाने और कुछ से फ़ोन पर बातचीत की। एक एक करके पुलिस ये जो 44 सस्पेक्टेड व्हीकल्स थे उनको फ़िल्टर करती जा रही थी। इनमें से उन लोगों को निकालती जा रही थी जिन पर से पुलिस का शक जो है वो ख़त्म हो रहा था, क्योंकि पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी। तो जो भी लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्वियसली उनकी बातचीत से पुलिस को समझ में आ जाता था कि हाँ ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है। वो किसी जगह पर गाड़ी रोकने या अपना लाइट ऑफ करने के पीछे लॉजिक भी पुलिस को देता है। लेकिन कुछ एक गाड़ियाँ ऐसी थी जिस पर संदेह की सुई अभी भी टिक रही थी, और इन्हीं में से एक गाड़ी थी, एक बस, और ये एक एसी बस थी जो एक आश्रम में चलती थी। आश्रम के लिए वो बस चलती थी। और इस बस के बारे में जब पुलिस को पता चला, उसका मूवमेंट पुलिस को सस्पिशियस लग रहा था, तो पुलिस ने उसके ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाई। जब ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाई तो उसका नाम सामने आया मोनू सिंह। अब पुलिस ने मोनू सिंह के बारे में पता किया तो पता चला कि मोनू सिंह नोएडा के ही गांव बरौला का रहने वाला है। नोएडा जो शहर है, उस शहर में बहुत सारे विलेजेस यानी गांव भी है। ये गांव जो है आमतौर पर जो भारत के गांव होते हैं उस तरह के नहीं हैं, बल्कि अब शहरी बस्तियों में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि ये नोएडा जैसे एक टाउनशिप के अंदर पड़ते हैं। लेकिन चूंकि कभी यहाँ गांव हुआ करता था तो उसको गांव के नाम से ही जाना जाता है। तो खैर बरौला विलेज पुलिस पहुंची, मोनू सिंह का पता करती हुई, और यहाँ जाकर पुलिस ने बड़े ही गुपचुप तरीके से, खुफिया तरीके से मोनू सिंह के बारे में और उसके बस के बारे में जानकारी जुटाई। तो पुलिस को पता चला कि हाँ वाकई यहाँ मोनू सिंह रहता भी है और वो एक एसी बस चलाता है। उस एसी बस के बारे में जब पुलिस ने पता किया तो पुलिस ने यह भी देखा कि सीसीटीवी फुटेज में जो सस्पेक्टेड बस है, उस बस के साथ मोनू सिंह के बस का जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, हुबहू मिलता है। यानी मोनू सिंह पर अब पुलिस के शक की सुई जो है धीरे धीरे टिक रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक और ऐसी सिग्निफिकेंट, एक और ऐसी अहम जानकारी मिली जिसने पुलिस का ध्यान जो है अपनी ओर खींचा। और ये जानकारी थी मोनू सिंह के गांव बरौला की रहने वाली एक महिला का सस्पिशियस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से गायब होना। ये इस महिला का नाम था प्रीति, और ये संदिग्ध तरीके से पिछले 4-5 दिनों से गायब थी। अब पुलिस ने इस प्रीति के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि ये प्रीति जो है, इसकी मोनू सिंह से मुलाकात है और दोनों कई बार साथ रहते हैं, साथ देखे भी जाते हैं गांव में। ये एक जानकारी पुलिस को मिली। अब जब प्रीति सिंह गायब है इसके बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने ये जो टोरसो मिला था, धड़ का हिस्सा मिला था, उसके साथ साथ जो बिछुआ था, बिछुआ की तस्वीर लेकर और बिछुआ को रिकवर करने के बाद उसे लेकर पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर घूम रही थी ताकि उस महिला की भी पहचान पता हो सके जिसकी हत्या हुई है। तो पुलिस ने प्रीति के घर वालों को वो बिछुआ दिखाया, बल्कि बिछुआ की तस्वीर दिखाई। प्रीति के 2 बच्चे हैं, परिवार में और भी लोग हैं, उनको दिखाया, और उन सारे लोगों ने देखकर ये कहा कि हाँ ऐसा बिछुआ जो है प्रीति पहनती थी। यानी बच्चों ने कहा कि हाँ उनकी माँ ऐसा बिछुआ पहनती थी। वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से, यानी बहुत ज़ोर देकर, या पक्के तौर पर तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका झुकाव जो है इस तरफ ही था कि हाँ ये बिछुआ जो है वो उनकी माँ या प्रीति जो है वो पहनती थी। तो पुलिस को अब लगने लगा कि शायद घर वाले जो है, ऑब्वियसली लोग इतना नोटिस नहीं करते एक एक डिज़ाइन या तमाम चीज़ें, खासकर लड़के तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर भी वो जो बिछुआ है उसे देखकर और घर वालों से बातचीत करके पुलिस को लगने लगा कि ये प्रीति सिंह की बॉडी हो सकती है। अब पुलिस को मोनू पर शक हो चुका था क्योंकि मोनू के साथ प्रीति सिंह की मुलाकात भी थी। अब पुलिस ने मोनू सिंह को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए और उसे अपने साथ सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन लेकर आई। सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन लाने के बाद थोड़ी देर तक तो मोनू चुप रहा, लेकिन इसके बाद मोनू ने खुद ही पूरी कहानी पुलिस को बताने की शुरुआत की। पुलिस के जो ऑफिसर्स इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि शायद मोनू के साथ उन्हें सख्ती करनी पड़े, उसे डांटना फटकारना पड़े या उसकी पिटाई करनी पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोनू खुद ब खुद न सिर्फ प्रीति के कत्ल की बात कबूल कर रहा था, बल्कि उसने कत्ल क्यों किया, कैसे किया, ये सारी बातें वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहा था। पुलिस कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और पुलिस ने उससे पूछा भी कि भाई तुमने फिर किया क्यों, अगर
तुम ये सारी बातें इतनी खुलकर बता रहे हो। तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान था और मैं ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप हम तक नहीं पहुंचते तो मैं ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता। ये भी उसने एक बात कही, यानी उस पर इस कत्ल का जो मेंटल प्रेशर था, बोझ था, वो इतना ज़्यादा था कि वो उसे ज़्यादा देर तक और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो वो इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई उससे पूछे, ज़रूरत अगर पुलिस पूछे तो पुलिस ही सही उसको वो सारी बातें बताए। तो हुआ ये कि उसने सबसे पहले कत्ल की जो वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कत्ल किया कैसे सबसे पहले आप वो जानिए। 5 नवंबर की दोपहर को मोनू जो है अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ उसका अफेयर था, प्रीति, उसके पास गया और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ज़मीन दिखा कर लाता हूँ। असल में प्रीति काफ़ी दिनों से कोई एक प्लॉट नोएडा के आसपास ही ख़रीदना चाहती थी और वो बार बार मोनू पर जोर दे रही थी कि वो कोई प्लॉट उसे दिखाने के लिए लेकर चले, क्योंकि वो ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदना चाहती है। तो मोनू ने 5 नवंबर की दोपहर को उससे कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें एक प्लॉट दिखा कर लाता हूँ। इसके बाद वो प्रीति को एक ज़मीन दिखाने के लिए लेकर गया। वहाँ जिस भी डीलर से उससे बातचीत हुई थी उस डीलर ने उसको वो ज़मीन का टुकड़ा दिखाया। मोनू और प्रीति ने वो ज़मीन का टुकड़ा देखा, फिर वहाँ से वो लोग वापस आने लगे। हालांकि मोनू को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वो तो प्रीति ही जोर दे रही थी कि ज़मीन देखनी है, ख़रीदनी है, तो वो प्रीति की बात मानने के लिए साथ में चला गया था। लेकिन जब वो दोपहर को प्रीति के घर गया तो प्रीति के घर से उसने एक गणासा भी उठा लिया था। गणासा बेसिकली एक तेज़ धार हथियार है जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता है, लेकिन ये चूँकि बहुत ही शार्प एज्ड वेपन है तो इससे किसी को नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। ये गणासा मोनू ने प्रीति की नज़र बचाकर उठा लिया था और अपने पास अपने बस में ही रख लिया था। और उसी बस में ये दोनों सवार होकर, जो बस वो चलाता था, वो ज़मीन देखने के लिए गए। वहाँ से लौटते वक्त वो सेक्टर 108 में जिस जगह पर ये लाश मिली थी उससे थोड़ी ही दूर पर एक पंप है सीएनजी का, उसके पीछे इन्होंने अपनी बस रोकी और बस रोकने के बाद उन्होंने पराठा और मैगी ये सब वहाँ के एक ढाबे में ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद तब तक शाम हो गई थी। इन लोगों ने बैठकर वहाँ साथ में नाश्ता भी किया, खाना भी खाया। तो हुआ ये कि जो पराठे का ऑर्डर दिया था वो मोनू ने खुद अपने लिए दिया था। मोनू ने वो पराठा खा लिया, लेकिन मैगी जो वो लेकर आया था प्रीति के लिए, प्रीति वो मैगी नहीं खा रही थी। और असल में प्रीति और मोनू के बीच पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। ये अनबन कुछ पैसों को लेकर थी। प्रीति मोनू से पैसे मांगती थी और पैसे इस बात के लिए भी ज़्यादा मांगती थी कि वो कुछ पैसे दे जिससे वो एक ज़मीन खरीद सके। असल में प्रीति और मोनू दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, इसके बावजूद उनमें अफेयर था और प्रीति का पति उसे छोड़ चुका था, जबकि मोनू की पत्नी और परिवार के लोग उसके साथ थे। ऐसे में प्रीति जो है वो मोनू को लगातार ब्लैकमेल करती थी और उससे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करती थी, जिसे लेकर मोनू और प्रीति के बीच में अनबन हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। तो इस दिन, जिस दिन यह हत्या हुई 5 नवंबर की शाम को, उस दिन जब वो मैगी लेकर आया तो प्रीति मोनू के ऊपर नाराज़ हो चुकी थी और वो मैगी खाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये मैगी खाना और नहीं खाना ये एक ट्रिगर पॉइंट बना, जिसे कहते हैं ना कि तात्कालिक वजह कत्ल की। तो मोनू जो है इसी मैगी नहीं खाने को लेकर प्रीति से भिड़ गया और उन दोनों के बीच में पहले बहुत ज़ोर की कहासुनी हुई। ये सब कुछ बस के अंदर हो रहा था, क्योंकि वो मैगी वहाँ से ख़रीद कर ले आए थे और उसके बाद बस के अंदर बैठकर मैगी और पराठे खाने थे। पराठा खा लिया, मैगी नहीं खा रही थी, तो इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई। और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि मोनू पहले से ही काफ़ी तपा हुआ था और वो चाहता था कि वो प्रीति से पीछा छुड़ाए, तो वो अपने साथ जो गणासा लेकर आया था उससे उसने प्रीति पर वार कर दिया। उसके गले पर उसने उस गणासे से ऐसा तेज़ धार गणासे से ऐसा वार किया कि उसके गले की जो वोकल कॉर्ड होता है, आवाज़ वाली नली, वो कट गई। और इस वजह से प्रीति ने चिल्लाने की कोशिश तो की, लेकिन गले से कोई आवाज़ निकली ही नहीं। और उसके बाद गला तो खैर कटा ही, शरीर के दूसरे हिस्सों में उसने उसी तेज़धार हथियार से मोनू ने प्रीति के ऊपर कई वार किए और पूरे शरीर को शत विशत कर दिया और बस के अंदर ही उसने प्रीति का कत्ल कर दिया, पूरे बस में खून ही खून। इसके बाद उसे लगा कि अगर वो प्रीति की लाश को जस का तस नीचे बाहर किसी नाले में फेंक दे तो शायद वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने बस के अंदर ही उसकी बॉडी के टुकड़े किए। पहले उसके सर को काटा, उसको अलग रखा और हाथ और पाँव के पंजे भी काटकर उसने अलग से पैकेट में पैक कर लिए। इसके बाद वो बस लेकर थोड़ी दूर आगे गया और आगे जाने के बाद जिस ड्रेन का मैं जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पर वो बॉडी पड़ी थी, वहाँ पर उसने लोगों की नज़र बचाकर वो प्रीति के कज का जो धड़ है उस धड़ को उसने नाले में फेंक दिया। और इसके बाद हाथ और पाँव के जो पंजे थे और सिर था उसे लेकर मोनू उसी रात को गया गाज़ियाबाद, नोएडा से दूर। और गाज़ियाबाद की एक सुनसान जगह पर जाकर सड़क पर
ये सर और पाँव और हाथ के जो पंजे हैं उन्हें फेंक कर उन्हें बस को आगे पीछे कर कर कुचल दिया, और बिल्कुल कुचल कर उसे एक तरह से समझ लीजिए कि सड़क के ऊपर उसका पेस्ट बना दिया। ऐसा क्यों किया? इस तरह का गुस्सा क्या था? तो गुस्सा तो खैर था ही, लेकिन गुस्सा के साथ साथ वो सबूत भी मिटाना चाहता था। वो ये चाहता था कि हाथ और पाँव के पंजे जो है वो सही सलामत बचे ही नहीं, जिससे फिंगरप्रिंट भी ना मिले किसी को, और फिंगरप्रिंट नहीं मिले तो मरने वाली की पहचान भी ना पता हो पाए। चेहरा तो खैर उसने बुरी तरह से कुचल ही दिया था पहियों के तले, और धड़ उसने अलग करके फेंक दी थी। उसे इस बात का इत्मीनान था कि आने वाले दिनों में भी कभी भी अगर पुलिस उस तक पहुंचे तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई सबूत पुलिस को ऐसा मिलेगा नहीं और इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगी कि बॉडी किसकी है। काफ़ी हद तक वो अपने इरादों में कामयाब भी रहा, क्योंकि पुलिस को शुरू में ये मामला बिल्कुल एक ब्लाइंड केस की तरह मिला था, और इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नोएडा पुलिस ने इस केस की जांच की, और सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए धीरे धीरे पुलिस ने इस केस के सारे पहलुओं को, सारे राज को बेनकाब करने में पुलिस कामयाब हो गई। मोनू अब सारा जुर्म कबूल चुका था। एक ऐसा कत्ल जिसके करने के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए तमाम कोशिशें की, सिर कहीं फेंका, धड़ कहीं और फेंकी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस से जब उसका आमना सामना हुआ तो उसने खुद अपनी तरफ से पूरी कहानी बताई। इसके पीछे मैंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने वाले जो नोएडा पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, यमुना प्रसाद डीसीपी, मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि जो अपराधी हैं, जाहिर है वो भी इंसान ही होते हैं, तो कई बार अपराधियों की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी अपराध को करने के बाद उस जुर्म का बोझ ज़्यादा देर तक अपने सीने में दफन करके रह नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि किसी के साथ अपना माइंड शेयर करें। कई मामलों में ऐसा भी होता है जहां पर ये देखा गया है कि अपराधी अपराध करने के बाद अपना जुर्म कबूलने के लिए सीधे सबूत के साथ ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। ये मामला भी कमोबेश ऐसा ही था। इसमें इस बात की बड़ी संभावना थी कि ये जो आरोपी है वो आज नहीं तो कल शायद खुद ही पुलिस के पास आ जाता। जब उससे पूछताछ हुई तो वो बड़ा जज्बाती हो गया, और उसने कहा कि हो सकता उसने कहा कि एक बार को उसका ये भी लगा कि ये कत्ल तो उसने कर दिया, लेकिन अब वो प्रीति का कटा हुआ सिर लेकर ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। लेकिन फिर बाद में उसने अपने उस थॉट को चेंज किया और उसने डेड बॉडी को कहीं और फेंका और सिर को कहीं और फेंका, और फिर सबूत मिटाकर वो घर चला गया। तो एक कश्मकश, एक अंतर्द्वंद मानसिक रूप से किसी अपराधी के अंदर भी चलता है, और उसके बाद वो अपने हिसाब से फैसला करता है। आपने इससे पहले कई मामले देखे होंगे जिसमें इंसान हत्या करने के बाद हथियार के साथ या डेड बॉडी के किसी रिमेन के साथ, टुकड़े के साथ थाने पहुंच गया हो। ये मामला भी शायद वैसा होता, लेकिन इस मामले में जो आरोपी था उसने बचने का फैसला किया, और पुलिस से वो भागता रहा, बचता रहा। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने अपनी तरफ से सारी बातें बता दी। मोनू और प्रीति की मुलाकात जो है वो काफ़ी पहले हो चुकी थी, क्योंकि प्रीति जो है वो मोनू की माँ के साथ एक जीन्स की फैक्ट्री में काम किया करती थी, और इसी वजह से प्रीति का कभी कभार मोनू के घर आना जाना था, और यहीं से मोनू के साथ उसका एक अफेयर डेवलप हुआ था, जो बेसिकली एक इलिसिट रिलेशनशिप था, क्योंकि प्रीति ऑलरेडी किसी और के साथ थी, उससे 2 बच्चे भी हैं, और मोनू भी पहले से शादीशुदा है। लेकिन इस अफेयर को पहले तो वो सीक्रेट तरीके से चलाते रहे, और तब तक सब कुछ ठीक रहा जब तक प्रीति ने मोनू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं किया। और लेकिन हुआ ये कि प्रीति का जो पति है वो प्रीति को छोड़कर चला गया। इसके बाद प्रीति पूरी तरह से मोनू के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, और मोनू के ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद उसने एक तरह से मोनू से पैसों की वसूली की शुरुआत की, और जब मोनू रिलक्टेंट होता था, पैसा नहीं देना चाहता था, तो प्रीति उसे ब्लैकमेल भी करती थी। तो ये जो ब्लैकमेलिंग है और अपनी पोल खुल जाने का जो डर है, इस डर की वजह से उसने प्रीति की हत्या की, और हत्या करने के बाद उसने सिर काटकर, मैंने आपको बताया कि इस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।